हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सेशन सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होने वाला है। और इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन ले रखा, अगर आपने वो नहीं ज्वाइन किया है तो उसे भी आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। यूएन की इन संस्थाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। कौन कौन सा है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सेकेंड है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो सबसे पहले हो जाएगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शंस। देखिए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शंस डेवलपमेंट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो मध्यम आय वाले विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इसकी स्थापना हुई थी 56 में। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आप इसका शॉर्ट नोट्स में आप नोट्स कर सकते हो, ये संस्था का नाम लिखिए और उस ईयर लिख लीजिए। और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये राजनीतिक जोखिम बीमा ऋण और ऋण वृद्धि गारंटी प्रदान करते। ये गारंटी निवेश के विकासशील देशों में राजनीतिक गैर वाणिज्यिक जोखिम के खिलाफ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की रक्षा करने में मदद करती। ये 12 अप्रैल 1988। तो ये 44 हो गया, 56, 60 और 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम में सजाना है। जलियांवाला बाग नरसंहार, हंटर समिति का रिपोर्ट, चौरा चौरी कांड, स्वराज पार्टी। तो चौरा चौरी तो 22 में हुआ था, ये 23 में हुआ था, ये 19 में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका ये हुआ था 22-23, यानी डी बाद में होगा, सी पहले होगा। तो डी बाद में, सी पहले, ए बी सी डी है ना, सही तो किया हुआ ना। ए बी सी डी क्रम में ही लगाया हुआ है। देखिए, 13 अप्रैल को हुआ था 1919 में आपका जलियांवाला बाग नरसंहार, और हंटर रिपोर्ट इसी के उसके लिए आया था। तो 26 मई 1920 और चौरा चौरी 5 फरवरी 1922। आप डेट ये 5 फरवरी याद रखें। स्वराज पार्टी 1923। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के नीति मूल्यांकन जिसके आधारभूत उद्देश्य की प्राप्ति की सफलता के स्तर को निर्धारित करने पर बल देता है? तो ये कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन, कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन, कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी। 54 है, निम्नलिखित में से किसने सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी का गठन किया था? तो ये मीनू मसानी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, मीनू मसानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, राजनेता, पत्रकार, लेखक और सांसद थे। सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी का गठन 1981 में मीनू मसानी ने किया था। यह सोसाइटी गरिमापूर्ण स्वेच्छा स्थैनिक की बात करता है। आगे क्या है क्वेश्चन? 55 है, ये है मैच करना हमें। दो कारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी है। आवश्यकता की पदानुक्रम सिद्धांत या नीड हायरार्की थ्योरी जो बोलते हैं, मैस्लो की है। ये तो सबको पता होगा, मैस्लो की है ये। सॉरी नीड हायरार्की नहीं, आवश्यकता पदानुक्रम, हायरार्की ऑफ नीड। ठीक है, आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ए का। तो दो कारक हो गया हर्जबर्ग, ठीक है। फिर हो जाएगा ये मास्लो हो गए। फिर हो जाएगा सी में आवश्यकता का सिद्धांत मैग्रेगर, ठीक है। और एक्स वाई थ्योरी मैकलैंड, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अब बहुत बार एग्जाम में आता है, तो बिल्कुल ये इसको ध्यान से रख लीजिए। दो कारक
आवश्यकता का मास्लो है, नीड हायरार्की, और आवश्यकता का मैकलेंड है, और मैकग्रेगर है आपके एक्स वाई थ्योरी। ठीक है, अगला आगे चले। गांधी द्वारा स्थापित आश्रमों को उनको कालक्रम में सजाना है। तो देखिए, फिनिक्स आश्रम उन्होंने वहां पे साउथ अफ्रीका में ही कर लिया था। तो सबसे पहले हम करेंगे फिनिक्स ADBC, ADBC है, ADBC, हाँ ADBC। देखिए ये फिनिक्स है 2004, टॉलस्टॉय है 10 में, कोचराव आश्रम 15 में, सेवाग्राम 36। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कबीर से संबंधित नहीं है? तो बेगमपुरा नहीं है। देखो ऐसे बेगमपुरा भी, लेकिन यूजीसी नेट देख बेगमपुरा करीब से संबंधित नहीं है। करीब एक समाज सुधारक और सामाजिक समानता के पक्षधर थे। कबीर ने एक राज्यविहीन राज्य की कल्पना समाज की आलोचना की, जिसे बेगमपुरा का नाम दिया। उसके बारे में बताया वहाँ गरीब जाति व्यवस्था कर प्रणाली का कोई स्थान नहीं होगा, अर्थात वहाँ पूर्णतः अराजकता व्याप्त है। प्रस्तुत विकल्प में डी लैंगिक समानता सही उत्तर है, क्योंकि कबीर लैंगिक समानता की बात नहीं कर रहे, परंतु एनटीए ने इसे उत्तर नहीं माना है। लेकिन लैंगिक असमानता ही इसका उत्तर होना चाहिए, क्योंकि बेगमपुरा की भी बात ये करते हैं, ऐसा राज्य जहाँ कर ना हो। अगला, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? तो देखिए मैंने पहले भी क्लास में आपको बताया था, प्रोटोकॉल आया तो था 1997 में, बट लागू हुआ था 2005 में। तो क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए एक आपको, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको इन्वायरमेंट से एक क्वेश्चन आएगा ही। आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, या पीजीटी दे रहे हो, या फिर यूजीसी नेट दे रहे हो, तो आपको एक क्वेश्चन, आपको पर्यावरण से संबंधित जितने भी कन्वेंशन हो गए उससे संबंधित एक क्वेश्चन आएगा, तो ये ध्यान रखना आप। अगला, निम्नलिखित कार्यक्रम को क्रम में सजाना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन मान लो इसको भी। तो देखो शिक्षा का अधिकार 2009 में हुआ था। ठीक है, इसमें कोई ये क्वेश्चन को नहीं, क्योंकि जो ये क्रम दिया ना ये नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखो उपभोक्ता संरक्षण में दो है, एक तो सबसे पहले कब आया था 86 में, उसमें संशोधन हुआ था 2019 में, और खाद्य सुरक्षा 13 का है, भ्रष्टाचार निवारण 1988 में है। तो इस हिसाब से सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आता है सेकेंड। अब सेकेंड तो दो है ना, इसीलिए इसका ना कोई मैच सेटिंग नहीं बैठी है, इसलिए इसको डिलीट किया गया है, बट आप ध्यान रखिएगा, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला है नवलोक प्रशासन प्रबंध के निम्नलिखित में कौन से विषय हैं? नवलोक प्रबंध के, तो देखिए निजी क्षेत्रों के तौर तरीके, प्रैक्टिसेस में को अंगीकार करना, संशोधित रिपोर्ट एवं निगरानी तंत्र, निष्पादन लक्ष्य, सार्वजनिक क्षेत्र तौर तरीके, प्रैक्टिसेस को अंगीकार करना। ये सार्वजनिक क्षेत्र नहीं के तौर तरीके नहीं, तो कौन सा विषय है? तो इसका हो जाएगा ABC। देखिए नवलोक प्रबंध लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन की कमियों से बचाने के लिए मध्यम मार्ग है, जिसमें दोनों की सकारात्मक गतिविधियों को शामिल किया गया है। अतः इसमें निजी क्षेत्रों के तौर तरीके को अंगीकार करना, संशोधित रिपोर्टिंग एवं निगरानी तंत्र, निष्पादन लक्ष्य, यानी पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप पर आधारित है, ट्रिपल पी पे आधारित है, पी पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप। अगला है किसने नेतृत्व को अधीनस्थों को लगान और विश्वास के साथ कार्य के लिए प्रेरित करने की प्रबंध की योजना के रूप में परिभाषित किया? कूट्स एंड ओडनल। अगला है निम्नलिखित में से कौन मैरी वॉस्टरक्राफ्ट द्वारा लिखित पुस्तक का पूरा शीर्षक है? एक बार आया था उसका, किनका, यथार्थवादी विचारक मॉर्गन थाउ का आया था। अब ये भी आता है कि क्योंकि छोटे फॉर्म में तो हम बुक का याद रखते हैं, बट लॉन्ग फॉर्म में उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन विथ स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छतातंत्रवाद का समर्थक नहीं है? तो देखिए, रॉबर्ट नॉजिक है, मिल्टन फ्रीडमैन है, हैयक है, रॉबर्ट डहल नहीं है। ऑप्शन सी इजी क्वेश्चन है, अगर आप इतने क्वेश्चन कर लिए होगे तो रॉबर्ट डहल तो पता है स्वच्छतावादी नहीं है। ये नेशन एंड नेशनलिज्म बुक किसकी है? ये है अर्नेस्ट गैलन की है बुक। अर्नेस्ट गैलन ने 1983 में पुस्तक लिखी थी। अगला, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बनी थी? तो विशिष्ट एजेंसी बनी थी 46 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना मजदूर एवं श्रमिक के हितों की रक्षा के लिए 1969 में से शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी से शांति के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया इतना में ये, जबकि ये बन गया था 1900। ILO जो है, इसका शॉर्ट फॉर्म ILO है ना, इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बना है, सबसे पुराना एजेंसी 1919 में ही बना है, बट ये अभिन्न अंग संयुक्त राष्ट्र संघ का बना है आपको 46 में। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, अरस्तु ऐसे प्रथम विचारक थे जिन्होंने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया, लेकिन यह आकस्मिक था। ठीक है, मैकियावेली के मामले में आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग जानबूझकर किया गया है। तो दोनों तो सही है, बट एक दूसरे की व्याख्या नहीं करा, क्योंकि देखो एक दूसरे की व्याख्या वाला क्वेश्चन क्या है, जब इसी के बारे में आगे की बोला गया तो ये अलग। मैकियावेली दोनों कथने सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा। अगला है, निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा जा रहा है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। उन्हें उन्हें उन्हीं आधारों पर पदस्थ किया जाता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुति के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयोग के आधार पर ही क्या पूछा? निर्वाचन आयुक्त के बारे में। अच्छा, निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में पूछा जा रहा है, रुक जाओ, ठीक है। उनके पद का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष दोनों में से जो पहले आए। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ये, उन्हीं आधार पर पदस्थ किया जा सकता जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। यही नहीं होगा, बाकी सारा सही है, ABCD। ठीक है, अगला है सेकेंड ARC सुधार आयोग की निम्नलिखित 4 रिपोर्टों को उनके अपेक्षित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, सूचना का अधिकार, मानव पूंजी को मुक्त करना, संकट प्रबंधन, शासन में नैतिकता। तो ABCD। अगला है, रिक्स का फ्यूज्ड मॉडल आधारित है। ये इसमें जो 15 किए गए वो भी मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू डाल दूंगी, क्योंकि सेकेंड ARC का पूछा जाता है। कौन कौन से पहले तो पूछा है, कौन कौन सा चेंजेस मतलब वो सिफारिश किए थे किस बात की, और देखो क्रम में भी ऐसे आ गया है। रिट्स फ्यूज मॉडल आधारित है, तो किस पे आधारित है? तो यह कृषि पर आधारित है, क्योंकि ये विकासशील देशों के लिए फ्यूज्ड। फिर हो गया आपका शाही परिवार और आधिपत्य और वस्तु के विनिमय पर आधारित आर्थिक व्यवस्था। तो और इनकी बुक याद रखिए, इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वंदना शिवा निम्नलिखित में से किस रूप में जानी जाती हैं? तो ये है पर्यावरण हितैषी नारीवादी, इको फेमिनिस्ट थिंकर है। अगला है, अब ये वीटो वाला है, पूर्ण वीटो है, सशर्त वीटो है, निलंबन वीटो है, पॉकेट वीटो है। तो देखिए ऑप्शन सी है राइट आंसर। देखिए, पूर्ण वीटो क्या होता है? दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को नहीं कहने की शक्ति, पूर्ण वीटो हो गया, ठीक है, पूर्ण वीटो हो गया। सशर्त वीटो में क्या हो गया? यदि सदन द्वारा विधेयक को पुनः पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति अनुमोदन रोक नहीं सकता है। सशर्त वीटो में क्या हो गया? यदि सदनों द्वारा विधेयक को पुनः पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति अनुमोदन रोक नहीं सकता। निलंबित वीटो, जब एक विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है, पुनर्विचार के लिए लौटाए तो निलंब किया गया, यानी विलंब किया गया, ये समझ लो। पॉकेट वीटो, जो राष्ट्रपति किसी सीमा तक अपने पास रख लेता है उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। और पूर्ण वीटो क्या है? जब दोनों सदनों में विधेयक पारित को नहीं कहने की शक्ति। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है? तो सामाजिक भर्ती और सामाजिकरण और भर्ती,
हितों की अभिव्यक्ति, हितों की समूहन, नियम, अधिनिर्णय, ये आपका हो जाएगा विधान मंडल का कार्य, नियम, अधिनियम। तो देखो समाजीकरण, भर्ती, हितों की अभिव्यक्ति और हितों का समूहीकरण राजनीतिक दल का कार्य, जबकि नियम, अधिनिर्णय राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से दो सही हैं? अगस्त कामते के अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग और तुलना मुख्य विधियां हैं। वॉल्स्टली ने के अनुसार दार्शनिक एवं ऐतिहासिक विधियां सही विधियां होती हैं। समकालीन समय में बहुत कम विचारक व्यवहारवादी एवं आगमनात्मक विधि का उपयोग करते हैं। जॉन रॉल्स ने निगमनात्मक मताग्रही विधियों का उपयोग किया। तो 73 का हो जाएगा राइट आंसर, ए और बी। अगला 74 आगमनात्मक विधि को अंगीकार किए जाने से संबंधित निम्नलिखित में कौन से दो विकल्प सही है? विकल्प सही है तो ये हैं आपके मैकियावेली और थॉमस हॉब्स। अब देखिए आपको ए तो एलिमिनेट ही करना था, ये इनकी निगमनात्मक है तो ए, जहां जहां ए है वहां एलिमिनेट कर दो, ठीक है। और अभी हम ऊपर ही पढ़े थे ना, तो आगमनात्मक मैकियावेली की तो है ही और साथ ही हॉब्स की भी है। आगे चलते हैं। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में 3 घटक होते हैं, ठीक है, विवेक, साहस और क्षुधा, ठीक है। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ठीक है। क्या है? क्षुधा। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा के 3 घटक है। देखो इसमें क्या हुआ था ना, हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन में गलत था, हिंदी में तो सही था, ठीक है, और इंग्लिश में कुछ गलत है, इसलिए इसको डी आंसर माना है। बट हिंदी वाले के लिए सही था, ए था, ठीक है। तो अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन हो तो इंग्लिश में भी पढ़ लेना, हिंदी के अनुसार तो सही है, दोनों सही है, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से किसने अपने न्याय सिद्धांत को उपयोगितावाद की निंदा की है? तो ये जॉन रॉल्स ने की है। इनकी बुक याद रखिए, थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में लिखी गई है। आगे 77 भारत सरकार ने किस वर्ष स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे युवा दिवस मनाने का निर्णय लिया था? तो 1984 में। निम्नलिखित में से कौन दो सही है? प्लेटो के अधिकारों की तुलना कर्तव्यों पर अधिक बल देता है, ठीक है। उनका आदर्श राज्य केवल एक विचार था, न कि वास्तविकता, ये भी ठीक। वो नारीवादी नहीं थे, नहीं वो नारीवादी ऐसा नहीं कि नहीं, उसने वर्ग राज्य की बात की थी। तो इसका राइट आंसर ए ही बी होगा। किस वर्ष रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो 1919 में। अब है तालिका 1 और तालिका 2 को मिलाना है। जयप्रकाश नारायण है, राम मनोहर लोहिया है, मोहम्मद इकबाल है और बर्नी है। तो देखिए बर्नी का तो फतवा जहांदारी हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा, इकबाल का हो जाएगा द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिज्म इस्लाम, थॉट इन इस्लाम, ठीक है, और वाइस सोशलिज्म हो जाएगा और शॉल टैक्सेशन इन द इंडिया। चलिए देखते हैं, देखिए इसका राइट आंसर हो गया ए। देखिए यहाँ देख लीजिए आप, फतवाए जहांदारी ये हो गया, मोहम्मद इकबाल का रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजन्स थॉट इन इस्लाम ये हो गया 1930 का, और राम मनोहर लोहिया सॉल्ट टैक्सेशन इन इंडिया, और जयप्रकाश नारायण सोशलिज्म 36 में। अगला निम्नलिखित पुस्तकों के उसके प्रकाशन वर्ष में क्रम में सजाना है। मॉडर्न डेमोक्रेसी ब्राइस का है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले द अमेरिकन कॉमनवेल्थ हो जाएगा, फिर होगा पब्लिक ओपिनियन एंड द पॉपुलर गवर्नमेंट, फिर हो जाएगा आपका मॉडर्न डेमोक्रेसी, फिर सबसे बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। देखते हैं कहाँ किसके, देखो द अमेरिकन कॉमनवेल्थ है जेम्स ब्राइस का, पब्लिक ओपिनियन और एंड द पॉपुलर गवर्नमेंट है लावेल का 1913 में, मॉडर्न डेमोक्रेसी फिर आपका जेम्स ब्राइस का हो गया 1921 में, और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी कार्ल फ्रेडरिक का है 2015 में। सबसे लास्ट में हमको इसे रखना था।
अगला है, फिर हमें मैच करना है। देखिए मार्क्स का सिद्धांत विसंबंधन विषयकरण विसंबंधन का समकालीन सिद्धांत एक आयामी व्यक्ति विकसित औद्योगिक समाज की अध्ययन। तो इधर मैच किया हुआ देख लेते हैं एक बार। राइट आंसर डी है, देख लीजिए। देखिए मार्क्स का विसंबंधन सिद्धांत उन्होंने इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफिकल मनुस्क्रिप्ट में बोला था 1844 में। विसंबंधन का विषयीकरण जॉर्ज लुकास का है। विसंबंधन का समकालीन सिद्धांत एरिक फॉर्म का है। एक आयामी व्यक्ति वन डायमेंशनल मैन विकसित औद्योगिक समाज की विचारधारा का अध्ययन हर्बर्ट मार्क, वन डायमेंशन मैन करके भी आएगा तो हर्बर्ट मार्क्यूस हो जाएगा। अगला है पुस्तक एस्पेक्ट्स एंड ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये लुसियन पाई का है। इसमें उन्होंने समता, क्षमता और विभेदीकरण बताया था। अगला है तालिका 1 और 2 को मिलाना है। देखिए मैरी वॉस्टनक्राफ्ट है, ग्रामसी है, फ्रेंच फैनन है, जॉन रॉल्स है। तो ये ग्राम प्रिजन नोटबुक हो गया आपका ग्रामसी का, तो ए बी में 4 एक से ही आपका आ जाता। और मैरी वॉस्टन का विंडिकेशन, ये भी आपको पता होगा। फ्रेंच फैनन का है आपका ये द रेस्ट ऑफ द अर्थ, सी में फर्स्ट, और जी में तो यही हो गया पॉलिटिकल लिबरलिज्म। अगला किसने कहा किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए गए अधिकार से जाना जाता, तो ये लास्की का कथन है। एस्केप ऑफ फ्रीडम एरिक फॉर्म का है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में स्वतंत्रता को किस उल्लेख में रूजवेल्ट नहीं मानते? देखिए वाक स्वतंत्रता मानते, उपासना की स्वतंत्रता, भय शोषण के विरुद्ध नहीं, ऑप्शन डी। लोक नीति की सार्थकता के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर ए, बी और डी। लोक नीति सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है। लोक नीति राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने में सहायक है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत हितों की सेवा एवं सार्वजनिक समस्या का समाधान है। लोक नीति का उद्देश्य समाज को उसकी बेहतरी के लिए सुसंगठित करना है, तो ए, बी और डी हो जाएगा। निम्नलिखित में राष्ट्रीय जल नीति 2012 की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो इसकी प्रमुख विशेषताएं सारा है, देख लेते हैं। जल विनिमय प्राधिकरण की स्थापना है। जल पुनर्चक्रण एवं पुनर्उपयोग को प्रोत्साहित करना है। जल संसाधन की परियोजनाओं की रखरखाव में सामुदायिक भागीदारी है। जल उपयोगकर्ता एसोसिएशन को वैधानिक और शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। तो सारा कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। राज्यसभा का गठन के संबंध में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा में 338 अनाधिक सदस्य राज्य संघ और राज्य के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा में पौंडीचेरी के प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। संविधान की 3री अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। संविधान सभा की 4थी अनुसूची राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। तो इसका हो जाएगा, ये गलत है, 4थी में ही है, ठीक है, डी। अब ये पढ़ना है और इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। उत्तर आधुनिकतावादी विचारक इस विचार को मानते हैं कि समकालीन मुद्दे को वस्तुनिष्ठ ज्ञान नहीं हो सकता। उत्तर आधुनिकतावाद के अनुसार ज्ञान ने केवल एक संज्ञानात्मक कारक है, बल्कि ज्ञान मानकीय, नॉर्मेटिव और राजनीतिक भी है। सत्ता एवं ज्ञान स्वाभाविक रूप से सहयोगी है और प्रत्यक्ष एक दूसरे के समानार्थी है। उत्तर आधुनिकतावादी क्लासिकीय उदारवादी के साथ साथ प्रत्यक्षवादी के समालोचक हैं, जो वस्तुनिष्ठ एवं विज्ञान की श्रेष्ठता का विश्वास करते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी नए लेंस से प्रत्येक स्वीकृति या स्थापित विचारों को देखना चाहते हैं। तो उत्तर आधुनिकतावाद के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो ज्ञान विश्व में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है, यही वाला गलत है। सही क्या क्या? उत्तर आधुनिकतावाद इस धारणा को चुनौती देते हैं कि ज्ञान शाश्वत है, ज्ञान सत्ता से संबंधित है और कोई भी ज्ञान निष्पक्ष नहीं होता। निम्नलिखित में कौन उत्तराधुनिकतावादी विचारक नहीं है? तो देखिए नहीं है तो रिचर्ड एस्ली हैं, जेनी एडिकिंस हैं, माइकल फूको है, जॉन वर्टन नहीं है, ऑप्शन डी।
अगला, निम्नलिखित पद में कौन सा उत्तर आधुनिकतावादी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है? तो ये आधुनिकतावाद नहीं किया गया। उत्तर संरचनात्मकवाद, विसंरचना, आत्मपरकतावाद किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, उत्तराधुनिकतावाद विचारकों के अनुसार ज्ञान कौन सा गुण मौजूद होता है? तो नहीं होता मौजूद। तो क्या मौजूद होता है? मानकीय होता है, संज्ञानात्मक होता है, राजनीति को वस्तुनिष्ठता नहीं होती। ऑप्शन डी। निम्न कौन सा उत्तराधुनिकतावाद विचारक है? तो ये है आपको डेरिडा, जैक्यूस डेरिडा। अब ये आपका इसको मैं रोक देती, देखिए। वैश्वीकरण शब्द का संकेत विश्व में अंतर संबंधों के उत्तर स्तरों के सुगम बनाने वाली सीमाओं के परे व्यापार, पूंजी, माल, श्रम और आवागमन और संरचना प्रणाली जैसी आर्थिक गतिविधियों की ओर। इन आर्थिक गतिविधियों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में अधिक प्रभाव पड़ता है। गैर राज्य अभिकर्ता जैसे बहुराष्ट्रीय निगम, स्वयंसेवी संगठन, अंतः सरकारी संगठन की उत्तरीतर सशक्ति उपस्थिति ने राज्य की संप्रभुता में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। समृद्धि देशों की पूंजी, प्रौद्योगिकी और संचार प्रणाली के प्रभाव पर श्रेष्ठ नियंत्रण के कारण लाभ पहुंचाया। एक लाभोन्मुखी वैश्विक बाजार कभी भी विश्व के समस्त लोगों के लाभ के बारे में नहीं सोच सकता। उत्तर दक्षिण विभाजन मिटा नहीं गया। तो इसका देखिए, वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसको अधिक प्रेरित किया है? तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज्य निम्नलिखित में से किसका आकार देने में कमजोर है? तो राजस्व संग्रह। फिर वैश्वीकरण निम्नलिखित में से कहाँ के देशों को लाभ पहुंचाता है? तो यूरोपीय और अमेरिका को। वैश्वीकरण निम्नलिखित में से किस मांग को बढ़ाता है? तो अहस्तक्षेपवादी राज्य यानी उदारवादी। निम्नलिखित में से किसने राज्य संप्रभुता की सीमित नहीं है? तो ये है नामक विकारी एनामिक दबाव समूह, एनामिक दबाव समूह। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने 100 क्वेश्चन इसमें कर लिया। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन हम करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।